Hello everyone, welcome to UPSC Pariksha. Myself Jay Sharma and today we have came up with new chapter of NCERT that is class 12 NCERT Introduction to Macroeconomics. इससे पहले हमने माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ा है जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो प्राइसेस है या जो प्रॉफिट है या इनफैक्ट जो वेजेस है वो इंडिविजुअल लेवल पे डिफाइन किया जाता है और क्या फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल की प्राइस या इंडिविजुअल की वेजेस या इनफैक्ट एक इंडिविजुअल फर्म का प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, राइट। बट आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे। तो अगर हम उसी तीन चीज़ों का बेस लेते हैं तो बेस में मैं कह सकता हूं कि लेट्स से कि मैं एक लोकल मार्केट में खड़ा हूं, कि मैं एक लोकल मार्केट में खड़ा हूं जहां पे मैं वैरायटी ऑफ लोगों से मिल रहा हूं, जिसके अंदर सबसे पहला मैं जिससे मिलता हूं वो एक शॉपकीपर है। ये शॉपकीपर वेजिटेबल सेल करता है। अब ये कंसर्न है, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं बिकॉज कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जा रहा है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फिर सेकंड में थोड़ा मार्केट में और आगे जाता हूं तो वहां पे मैं एक लेबर से मिलता हूं। अब लेबर को कंसर्न है उसके वेजेस का। क्या कंसर्न है कि अगर वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या उसकी जो वेजेस है उसमें वो खुद का और उसके फैमिली का एक्सपेंसेस निकाल पाएगा। फिर मैं थोड़ा और आगे जाता हूं तो मैं थर्ड टाइप ऑफ पर्सन से मिलता हूं जो कि एक बिजनेसमैन है। अब ये बिजनेसमैन को कंसर्न है उसके प्रॉफिट मार्जिन का। क्यों कंसर्न है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमी में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो वो अपना प्रॉफिट कैसे मेंटेन करेगा। फिर अबाउ ऑल आप सुनते हो कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे ताकि एक कॉमन मैन को रिलीफ मिलेगा। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अ लोकल मार्केट, क्योंकि यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जैसे अगर मैं देखूँ कि चार इंपॉर्टेंट डिसीजंस यानी कौन से हो गए, जैसे पहला हो गया कि वेजिटेबल का प्राइसेस क्या रहेगा, दूसरा हो गया कि एक लेबर का वेजेस क्या रहेगा, एंड थर्ड हो गया कि एक कंपनी का प्रॉफिट कितना रहेगा, एंड जो फोर्थ होगा दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया। ओके, सो बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे हमने देखा कि ये सारी चीज़ों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि ये किस तरीके से इफेक्ट होते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल की वेजेस क्या क्या फैक्टर से इफेक्ट होगा। सो दैट वाज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या फैक्टर्स है जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि इनके बीच में कनेक्टिविटी आती है कि वेजेस, प्राइसेस और प्रॉफिट एक इकोनॉमी एज अ होल को कैसे इंपैक्ट करता है। इकोनॉमी एज अ होल इन द सेंस, क्योंकि हम अगर देखते हैं कि लेट्स से मैं कह रहा हूं कि जो प्राइसेस और वेजेस है वो जब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो वो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा, वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और वो इकोनॉमी में जीडीपी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सो दैट मीन्स कि हम माइक्रो से मैक्रो एस्पेक्ट पे आ रहे हैं। माइक्रो एस्पेक्ट क्या है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस क्या है, इंडिविजुअल लेवल की वेजेस क्या है और प्रॉफिट क्या है। वेयरएज मैक्रो क्या है कि जब इंडिविजुअल लेवल की प्राइस, वेजेस या प्रॉफिट कम या ज्यादा होगा तो पूरे इकोनॉमी एज अ होल पे इन्फ्लेशन कितना कम ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट कितना कम ज्यादा होगा, एंड अल्टीमेटली वहां पे जीडीपी कितना कम ज्यादा रहेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जहां पे मैं ये कह रहा हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि हम एक स्टडी कर रहे हैं ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि जो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू है, लाइक कि हमारा टोटल आउटपुट कितना है, हमारा टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना है, हमारा टोटल इन्फ्लेशन कितना है, और ये तीनों के बीच में क्या इंटर रिलेशन है। क्योंकि तीनों का इंटर रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तीनों जब इंटर रिलेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इकोनॉमी एज अ होल पे जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस लेने हैं वो किस तरीके से लिए जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन यहां पे एट द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल बी एबल टू आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट हाउ डज द इकोनॉमी एज अ होल फंक्शन, कि इकोनॉमी एज अ होल किस तरीके से फंक्शन करती है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ किस तरीके से इंक्रीज किया जाता है, दैट व्हाट आर द कॉजेस कि ये इंक्रीज होंगे या ये डिक्रीज होंगे, एंड यहां पे गवर्नमेंट का क्या रोल होगा कि वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज
कर पाएगा, राइट। सो द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास इज कि आप एनालाइज करोगे कि जो एग्रीगेट ट्रेंड्स है, यानी कि जो टोटल ट्रेंड्स है अक्रॉस हाउस होल्ड्स हो गया, फर्म्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया या एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, वो सब कैसे डिफाइन किया जाएगा, राइट। तो हम वन बाय वन करके समझेंगे। तो बिफोर गेटिंग डाइविंग इनटू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, उससे पहले की कुछ थियरी है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात आ जाती है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिक एजेंट्स मींस? तो इकोनॉमिक एजेंट्स तीन टाइप के होते हैं। पहला हो जाता है कंज्यूमर, दूसरा हो जाता है प्रोड्यूसर और तीसरा हो जाता है गवर्नमेंट। जैसे हमने इसके अंदर देखा कि एक कंज्यूमर हो गया, ठीक है, एक प्रोड्यूसर हो गया और एक गवर्नमेंट हो गया। यानी कि ये तीनों के बीच में क्या टाइप का इंटर रिलेशन होता है कि वो हमारी इकोनॉमी एज अ होल को डिफाइन करेगा। तो उस पर अगर मैं समझता हूं तो जो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर का रोल क्या है, हाउ डज इट नोन एज द इकोनॉमिक एजेंट, कि ये चीजों के लिए डिमांड करता है, दैट डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर परचेजिंग पावर वो चीजों के लिए डिमांड करेगा। अब वो दो टाइप की चीजों के लिए डिमांड करता है। पहला हम कह सकते हैं कि या तो वो बेसिक गुड्स की डिमांड करेगा और सेकंड मैं कह सकता हूं कि वो लग्जरी गुड्स की डिमांड करेगा, राइट। तो दोनों में ही डिपेंड करता है कि उसका परचेजिंग पावर कितना है। अब जो चीजों की डिमांड हुई है, लेट्स से बेसिक गुड्स की डिमांड ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूसर होगा वो बेसिक गुड्स की सप्लाई इंक्रीज कर देगा, राइट। यानी कि जैसे एग्जांपल हमने क्या देखा कि अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स एडॉप्टेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है कंज्यूमर्स में। सो जब कंज्यूमर्स ई कॉमर्स ज्यादा अडॉप्ट करने लग गए हैं तो कई सारे प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ एमएसएमईज अपना ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट शोकेस करने लग गए। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है ई कॉमर्स के थ्रू परचेजिंग पावर की, राइट। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इकोनॉमी में जिस तरीके की डिमांड करी जाएगी उस तरीके की वहां पे सप्लाई होगी। और यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि ये दोनों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, द ट्रेड बिटवीन द कंज्यूमर एंड द सप्लायर, तो ट्रेड में ऐसा है कि इनके बीच में एक रेगुलेशन होना चाहिए जो प्राइस स्टेबिलिटी रखेगा एंड पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करेगा। फॉर एग्जांपल नीति आयोग प्लानिंग, जिसका मेजर काम यही है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना जिसके अंदर दोनों का फायदा हो और किसी का भी नुकसान ना हो, राइट। सो इसका एग्जांपल आ जाता है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है वहां पे एक्सपोर्ट्स लाइक आईटी सर्विसेज है वो ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, एंड देन जो हाउस होल्ड सेक्टर है वहां पे रूरल सेविंग्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू डिमांड फॉर गोल्ड, कि वो वहां पे गोल्ड की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, राइट। सो कहने का मतलब ऐसा है कि जैसा इकोनॉमी में डिमांड होगा वैसा हम इकोनॉमी में सप्लाई करेंगे, राइट। सो दीज आर द इकोनॉमिक एजेंट्स। सो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज समझनी है कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन समझा जिसके अंदर हमने देखा कि द रोल ऑफ इकोनॉमिक एजेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो ये इकोनॉमिक एजेंट्स का रोल यूज करके वेरियस स्कॉलर्स ने अपनी अपनी टाइप की थियरी दी है, जिसके अंदर सबसे फॉरमोस्ट थियरी आई है बाय एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ ने क्या टाइप की थियरी दी है कि एडम स्मिथ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, एडम स्मिथ ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था अंडर अ थियरी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776, जहां पे उन्होंने बोला कि तीन प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया। सबसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने बोला कि इकोनॉमी में डिवीजन ऑफ लेबर करने की जरूरत है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया कि ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे, दूसरे ग्रुप ऑफ वर्कर हर कार में सीट लगाएंगे, तीसरे ग्रुप ऑफ वर्कर कार में पॉलिशिंग करेंगे, फोर्थ ग्रुप ऑफ वर्कर टायर्स लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या किया कि डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज मैंने लेबर का डिवीजन कर दिया। अब ये डिवीजन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, दैट कि जब मैं डिवीजन कर रहा हूं तो वहां पे जो वर्कर्स है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी एंड एज अ फर्म मेरी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, मैं ज्यादा से ज्यादा कार मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा। व्हाई? क्योंकि मैंने वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया है ताकि वो और ज्यादा एफिशिएंट हो पाए, ठीक है। फिर जो सेकंड प्रिंसिपल एडम स्मिथ ने बोला था अंडर वेल्थ ऑफ नेशन वाज द इनविजिबल हैंड। Now what is the meaning of invisible hand? कि ये एक वो मार्केट मैकेनिज्म है जो डिफाइन करता है कि इकोनॉमी में एक गुड जो प्रोड्यूस किया जा रहा है बेस्ड अपॉन द डिमांड। क्योंकि हमने यहां पे क्या देखा कि जो गुड है
एक कंज्यूमर जो डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी सप्लाई आएगी। बट सवाल ये बनता है कि ये पर्टिकुलर गुड जो सप्लाई हो रहा है उसका प्राइस क्या रहेगा। तो ये चीज एडम स्मिथ ने कहा कि हमारे मार्केट में एक इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि एक इकोनॉमी में लेट्स से कि ये एक पर्टिकुलर पेन है, ये पेन की प्राइस 100 रुपीज है। तो ये कैसे डिफाइन हुई है 100 रुपीज? बेस्ड अपॉन द डिमांड, कि इकोनॉमी में ये पेन की डिमांड कितनी है और उसके अकॉर्डिंगली ये पेन की सप्लाई कितनी है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई पे पता चलेगा कि ये इकोनॉमी में ये पर्टिकुलर पेन का प्राइस क्या रहेगा। तो अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो ये प्राइस बढ़ता जाएगा। वेरेज अगर डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो प्राइस कम होता जाएगा। सो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अब जो थर्ड प्रिंसिपल बताया गया विद रिस्पेक्ट टू द एडम स्मिथ, दैट वाज द लेजर फेयर। अब लेजर फेयर का मतलब यह बताया गया कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दैट मीन्स कि एडम स्मिथ ने बोला कि हम डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं तो वो और ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे, और ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। देन हमने बोला है कि जो प्राइसेस है गुड्स का वो डिमांड और सप्लाई पे डिसाइड करना चाहिए रादर देन गवर्नमेंट उसको फिक्स करेगा। तो दैट मीन्स ये 76 में एडम स्मिथ ने ये आइडियोलॉजी दी थी कि वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है एंड हर चीज प्राइवेट पार्टी ही मैनेज करेगी। सो दैट मीन्स कि ये कैपिटलिज्म टाइप का आइडियोलॉजी यहां पे इवॉल्व हो गया था। दैट मीन्स कि जो प्राइवेट पार्टी है वो मार्केट के मैकेनिज्म, जो मार्केट के फोर्सेस है लाइक इनविजिबल हैंड है, उसको ध्यान में नजर रखे प्राइस ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। सो दैट मीन्स यहां पे एडम स्मिथ ने क्या एजम्पशन किया कि मार्केट जो है वो सेल्फ करेक्टिंग है, वो खुद ही से खुद को करेक्ट करता है, और जो प्राइवेट पार्टीज है वो सेल्फ इंटरेस्ट में वर्क करेगी जिससे सोसाइटी में वेलफेयर होगा। कैसे वेलफेयर होगा? कि मान लीजिए कि मैं एक लेबर हूं, मैं एज ए लेबर मैं क्या डिमांड करूंगा? मैं बेसिक गुड्स की डिमांड करूंगा, फॉर एग्जांपल रोटी कपड़ा मकान। अब जब इकोनॉमी में रोटी कपड़ा मकान की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जब इसकी सप्लाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जा रहा है। अब इसके अंदर जो सप्लाई बढ़ा रहा है दैट इज अ प्रोड्यूसर जो है वो क्या कर रहा है? वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है कि उसको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। अब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने से क्या हो रहा है कि वो बेसिक गुड्स की सप्लाई कर रहा है जिससे सोसाइटी में वेलफेयर हो जा रहा है। तो ये एडम स्मिथ का मानना था कि जो एक प्राइवेट पार्टी है वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है जिससे सोसाइटी में वेलफेयर बढ़ता है। सो दीज वर द आइडियोलॉजी ऑफ द एडम स्मिथ। अब उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि एडम स्मिथ ने जैसे बोला कि इनविजिबल हैंड है, जिसके अंदर बोला कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो मार्केट एफिशिएंसी को ड्राइव करेगा, राइट। यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना। तो मैं कौन से गुड्स का प्रोड्यूस करूंगा? जो इकोनॉमी में डिमांड होगी। तो जो डिमांड अगर मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा तो मैं सोसाइटी का वेलफेयर भी कर पाऊंगा। सो ये इनविजिबल हैंड का मैकेनिज्म हो गया। फिर उन्होंने बोला कि यहां पे मार्केट को फ्री रखना है, दैट मींस देयर शुड बी लिमिटेड स्टेट इंटरफेरेंस, दैट इज लेजर फेयर, कि गवर्नमेंट का यहां पे कोई भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। अब इससे इंस्पायर होके इंडिया ने 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इंप्लीमेंट किया था, दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बट एडम स्मिथ के लिए कुछ क्रिटिसिज्म थे, दैट मींस कि जब मार्केट फेल हो जाता है तब एडम स्मिथ की थियरी वर्क नहीं करती। मार्केट फेल होना यानी क्या होता है कि एडम स्मिथ ने कुछ एजम्पशंस रखे थे, राइट, कि जो एजम्पशंस थे एडम स्मिथ के वो क्या एजम्पशंस थे, जिसके अंदर सबसे पहला एजम्पशन जो एडम स्मिथ ने किया था अंडर हिज थियरी, दैट कि जो बायर है एंड जो सेलर है दोनों को कंप्लीट टाइप की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। दैट मीन्स कि दोनों को इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, सेलर को इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि कौन से टाइप का गुड प्रोड्यूस करना है, और बायर को इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि ये टाइप का गुड का अगर मैं डिमांड करूंगा तो उसका ये प्राइस रहेगा, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट एजम्पशन ऑफ द एडम स्मिथ। बट इन रियलिटी क्या ऐसा हो रहा है? एट प्रेजेंट सिनेरियो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेलर्स जो है वो मिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो बायर को ट्रैप कर लेते हैं। सो दैट मीन्स कि बायर को सेलर की इंफॉर्मेशन नहीं है और सेलर को बायर की इंफॉर्मेशन नहीं कि कौन से टाइप का गुड इकोनॉमी में डिमांड हो रहा है कि हम वो सेल करें। तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन जो एजम्पशन किया था एडम स्मिथ में, जिससे मार्केट फेलियर का रीजन बना, राइट। अब जो सेकंड चीज ये बताई कि एडम स्मिथ ने बोला कि जो इकोनॉमी में कंपटीशन होगा उससे मार्केट में एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी।
बट सवाल ये बना था कि जब कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो उससे मार्केट में एफिशिएंसी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब कंपटीशन इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी होगा, तो अल्टीमेटली जो भी हमारे टाइप के रिसोर्सेज है वो एफिशिएंट वे में एलोकेट हो जाएंगे। बट क्या अभी के टाइम में रिसोर्सेज एफिशिएंट वे में एलोकेट है? नहीं है। इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी है, सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। हमने कोविड-19 के बाद देखा कि के शेप रिकवरी हो रही है, कि जो रिच है वो और रिच होता जा रहा है, जो पुअर है वो और पुअर होता जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिसोर्सेज का एफिशिएंट वे में एलोकेशन नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस वाज द सेकंड एजम्पशन एज पर एडम स्मिथ, जिससे मार्केट फेलियर के इंस्टेंसेस सामने आए। जो थर्ड उन्होंने बोला था एडम स्मिथ ने, दैट जो एक इंडिविजुअल है, जो प्रोड्यूसर है, वो सेल्फ इंटरेस्ट में प्रोड्यूस करता है, और वो सेल्फ इंटरेस्ट में प्रोड्यूस करने से जो सोसाइटी है उसके अंदर वेलफेयर आ जाता है। बट क्या ऐसा सच्ची में सिनेरियो है कि जो भी प्रोड्यूसर्स है वो सेल्फ इंटरेस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट क्या उससे सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा। दे आर जैसे हमने अभी कई सारे स्कैम्स देखे, जैसे हमने देखा कि एक बैजू जैसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म था जिसने इकोनॉमी की डिमांड समझ के सप्लाई करी। नाउ इवन दो ही वाज अ कैपिटलिस्ट, बैजू इज अ कैपिटलिस्ट, यानी कि प्राइवेट पार्टी है, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट में ही वर्क करेगा। बट क्या उसे सोसाइटी का वेलफेयर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उससे एनरोलमेंट लिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां से इशू हुआ। तो सोसाइटी का वेलफेयर क्या है कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं और लेबर डिमांड कर रहा है बेसिक गुड्स की, तो मैंने बेसिक गुड सप्लाई कर दी उसे, तो सोसाइटी का वेलफेयर हो गया। बट बैजू ने क्या किया कि वो अपने प्रोडक्ट को थ्रो किया, उसने पुश किया कि ये पर्टिकुलर पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस किया, स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस किया, एक हाइप बनाया, एक ब्रांड बनाया कि सब इसका पार्ट बनेंगे, पर उससे सोसाइटी का वेलफेयर नहीं हुआ। सो दैट मीन्स दीज थ्री assumptions led to the failure of the एडम स्मिथ आइडियोलॉजी। तो जब ये सारा फेलियर हो गया था, जो 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी आइडियोलॉजी दी, जब इससे फेलियर हुआ तो इससे ओवरकम होके एक नई आइडियोलॉजी आई, दैट वाज गिवन बाय जॉन मैरेड कीन्स, राइट। अब ये आइडियोलॉजी जो आई थी जॉन कीन्स की, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं, तो जॉन कीन्स ने अपनी आइडियोलॉजी दी थी 1936 में, राइट, जहां पे उन्होंने एक बुक रिलीज करी जहां पे बोला कि हमें जो हमने इससे पहले क्या देखा था कि जो जॉन कीन्स की आइडियोलॉजी थी वो एडम स्मिथ की जो आइडियोलॉजी थी 1776 में, जिसको यूएसए ने अडॉप्ट किया, कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, बट जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 में, तो पता चला कि वी कैन नॉट गो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि हम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन पे नहीं जा सकते, राइट। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ था, एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि यहाँ पे लेजर फेयर होना चाहिए, दैट मीन्स गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इनविजिबल हैंड होना चाहिए। तो जब इनविजिबल हैंड है जो सेल्फ करेक्टिंग नेचर का है, बट वो करेक्ट नहीं किया, यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था 1929-30 में, तो उससे पता चला कि दैट ओके हम इससे मूव ऑन नहीं कर सकते थे। तो वहां पे जॉन कीन्स ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी एंड उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने चैलेंज किया द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स में दो चीजें बताई गई थी। पहला क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये बताया था, दैट मीन्स जो एडम स्मिथ की आइडियोलॉजी थी दैट वाज क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या बताया गया कि यहाँ पे सेल्फ करेक्शन होता है, दैट इकोनॉमी अपने आप करेक्ट हो जाएगी अगर कुछ भी इक्विलिब्रियम के बाहर जाएगा तो। क्यों? जिसका एक एग्जांपल क्या है कि अगर ये पेन की प्राइस 100 रुपीज है, इसकी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, तो ये लेट्स से 120 हो गया, फिर 150 हो गया, बट 150 से ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी। परफेक्ट कंपटीशन है तो कोई और टाइप का सेलर आ जाएगा जो ये पेन लेट्स से उसने 120 रुपीज में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो लोग 150 छोड़ के 120 में आएंगे। सो दैट मीन इससे क्या होगा कि इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली इसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो वो क्या है, सेल्फ करेक्टिंग है, ये अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था, राइट। बट यहां पे सवाल ये उठे थे दैट क्या अगर ये सेल्फ करेक्टिंग होता तो जो हमारा जो ग्रेट डिप्रेशन है वो नहीं आना चाहिए था, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट एजम्पशन जिस पे जॉन कीन्स ने वर्क किया था। सेकंड एजम्पशन जो था दैट एडम स्मिथ का, कि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं।
दैट मीन्स अभी भी क्या हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट फुल कैपेसिटी पे नहीं आ रही है, राइट, कि वो एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं दे पा रहे। तो उसके बेसिस पे जॉन कीन्स ने अपनी 3 प्रिंसिपल्स बताए गए, राइट, जिसके अंदर पहला प्रिंसिपल उन्होंने ये हाईलाइट किया दैट वी नीड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम से बाहर जाएगा एक पर्टिकुलर प्राइस तो वहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा कि वो प्राइसेस वापस इक्विलिब्रियम के लेवल पे आ जाए। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल जो जॉन कीन्स ने बताया। देन द सेकंड प्रिंसिपल जो उन्होंने कहा कि दैट वी शुड फोकस ऑन डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, कि हमें डिमांड साइड इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, वेरेज एडम स्मिथ ने सप्लाई साइड इकोनॉमिक में फोकस किया, क्योंकि एडम स्मिथ ने कंज्यूमर को एज ए सेंट्रल स्टेज नहीं माना, एडम स्मिथ ने प्रोड्यूसर को सेंट्रल स्टेज माना कि एक प्रोड्यूसर सेल्फ इंटरेस्ट में वर्क करेगा तो उससे ऑटोमेटिकली सोसाइटी में वेलफेयर होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, राइट। तो जॉन कीन्स ने कहा कि हमें डिमांड साइड पे ज्यादा फोकस करना है, जिससे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा एंड अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। जो थर्ड चीज उन्होंने बोली है दैट गवर्नमेंट को काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज क्या हो जाती है, दैट मीन्स कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसका काउंटर साइक्लिकल क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेशन को कम करना है। अब इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तो उसका काउंटर साइक्लिकल क्या होगा कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा इंक्रीज करना, ताकि एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आ सके। जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है दैट इज 4%। तो अगर 2% हो गया तो उसको वापस 4% पे लाना है, 6% हो गया तो उसको वापस 4% पे लाना है, राइट। मीन्स कि हमें वापस वो इक्विलिब्रियम पे लेके आना। सो दीज वर द आइडियोलॉजी ऑफ जॉन कीन्स जो 1936 में आई थी, राइट। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं दैट जॉन कीन्स ने क्या बोला था कि हमें स्टेट इंटरवेंशन करने की जरूरत है ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। देन उन्होंने एम्फसाइज किया कि हमें जो एग्रीगेट डिमांड है, जो टोटल डिमांड है, उसको एज ए ड्राइवर ऑफ ग्रोथ मानना पड़ेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने इंपैक्ट समझा था इसका, तो इंपैक्ट ये आया है कि जो हमारा मॉडर्न वेलफेयर इकोनॉमिक्स है दैट इज दी नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट स्टार्ट हो गए, जो जॉन कीन्स ने स्टार्ट किया था, राइट। एंड कई सारी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करेंगे और इक्विटेबल ग्रोथ लाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एडम स्मिथ के एजम्पशंस थे वो फेल हो गए थे। फेल कैसे हो गए थे कि कंपटीशन से रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो पाया, इनइक्वालिटी बढ़ती गई, एंड जो सोशल वेलफेयर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो इसके मतलब में क्या किया कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने पे फोकस किया जॉन कीन्स ने, और बोला कि हमें इक्विटेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। अब इसे इन्फ्लुएंस होकर इंडिया ने स्टेप्स लिए थे। फॉर एग्जांपल एक लिया था 5 ईयर प्लान का स्टेप लिया था, एंड ऑल्सो कोविड-19 का जो स्टिमुलस आया था दैट इज द आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर पैकेज आया था, दैट मीन्स उसके अंदर क्या करना था कि इकोनॉमी में डिमांड को रिवाइव करवाना था, कि हमारे में डिमांड बढ़े। सो दैट मीन्स कि कीन्स ने क्या फोकस किया, ऑन द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स फोकस किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये चीज इंप्लीमेंट करी और कहा कि ओके हमें डिमांड साइड पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या समझा कि हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि किस तरीके से एडम स्मिथ और जॉन कीन्स ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी दी है। तो अगर हम ये बेसिस पे अगर देखते हैं, ये बेसिस पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थी एडम स्मिथ की वो डोमिनेट कर रही थी, जो बोला था कि मार्केट सेल्फ करेक्शन पे आएगा एंड वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, और बोला कि यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। और उसके चलते ग्रेट डिप्रेशन हो गया 1929-1933 के बीच में, जहां पे बताया गया कि जो डिमांड है वो कोलैप्स हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। दैट यूएस का अगर देखते हैं तो 3% से 25% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और जो जीडीपी है वो 33% से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। तो इसके बेसिस पे आया कि हाँ ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन पे फिर एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, दैट वाज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या कर रहे थे ये लोग, इससे पहले ये इंडिविजुअल लेवल पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि एडम स्मिथ ने कभी मैक्रो लेवल पे फोकस नहीं करवाया, उन्होंने माइक्रो लेवल पे फोकस करवाया। बोला कि इंडिविजुअल की प्राइस क्या है, इंडिविजुअल की वेजेस क्या है, राइट, एक इंडिविजुअल का प्रॉफिट क्या होना चाहिए। बट देन ग्रेट डिप्रेशन से एक इमर्जेंस हुआ ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जहां पे जॉन कीन्स ने एक थियरी दी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936, जहां पे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डिमांड और एम्प्लॉयमेंट को स्टेबलाइज कर पाए।
अब इससे इन्फ्लुएंस होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमजी नरेगा लॉन्च किया था एंड कोविड-19 के टाइम पे जो फिस्कल पॉलिसीज लाई थी, फॉर एग्जांपल डिमांड साइड इकोनॉमिक्स पे भी फोकस किया था, राइट। तो अगर हम इसके बेसिस पे हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एडम स्मिथ है वो लेजर फेयर पे फोकस करता है, यानी कि हम मार्केट को सेल्फ रेगुलेट करेंगे, वहां पे गवर्नमेंट से रेगुलेट नहीं करवाएंगे। वेरे जॉन कीन्स ने बोला कि डिमांड साइड इकोनॉमिक्स पे फोकस करो, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लाओ कि वो डिमांड को स्टेबलाइज कर पाए। स्टेबलाइज करना सेंस इन द सेंस कि लोगों के हाथ में इतना पैसा दो कि आपकी इकोनॉमी में डिमांड बनी रहे, क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी, तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। वेरेज अगर डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, प्रोडक्शन होगा, जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। ओके, देन व्यूज ऑन मार्केट में बोला है, एडम स्मिथ ने बोला था मार्केट्स आर एफिशिएंट, वो इक्विलिब्रियम नेचुरली अफेक्ट करेंगे। वेरेज यहां पे बोला कि मार्केट फेल हो सकते हैं, जिससे एक अनएम्प्लॉयमेंट और इंस्टेबिलिटी आ सकती है। एंड हेंस बोला कि वहां पे रोल ऑफ गवर्नमेंट, एडम स्मिथ ने बोला कि मिनिमल है, वेरेज यहां पे बोला कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इज एक्टिव। एंड वो जब इकोनॉमिक डाउनटर्न्स होते हैं तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो एडम स्मिथ का जो मेजर फोकस है इज टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एफिशिएंसी, वेरे जॉन कीन्स का जो मेजर फोकस था वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड स्टेबिलिटी। एंड जो इकोनॉमिक एजेंट्स थे एज पर द एडम स्मिथ वो सेल्फ इंटरेस्ट में ड्राइव कर रहे थे, जिससे एक सोसाइटी में वेलफेयर आएगा। वेरेज एडम स्मिथ ने बोला था, वेरेज जॉन कीन्स ने बोला कि यहाँ पे हमें कलेक्टिव वेलफेयर लाना है, जिसके अंदर गवर्नमेंट को प्लान करना है और वो अपनी फिस्कल पॉलिसीज को इस तरीके से यूज करेगी कि हमें कलेक्टिव वेलफेयर लेके आना है। तो यहाँ पे जो की टूल्स यूज कर रहे हैं एडम स्मिथ ने वो है फ्री कंपटीशन, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। वेरेज जॉन कीन्स ने बोला है फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंदर स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, एंड मॉनेटरी पॉलिसी, दैट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन होना चाहिए। ओके, देन अगर इसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट बुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीजें चल रही है, तो वहां पे हमने देखा कि हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा एग्जामाइन किया था, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा आई गई थी, राइट। तो जो कि हमने देखा कि प्राइवेट ओनरशिप है, प्रॉफिट ड्रिवन है एंड वेज लेबर पे ज़्यादा फोकस किया था। तो अगर हम इसके कंपोनेंट समझते हैं तो यहाँ पे यही है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो एंटरप्रेन्योर का है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड जो है वो रेंट देता है, कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट देता है, और जो लेबर है वो वेजेस कमाता है, और जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी द सरप्लस रेवेन्यू आफ्टर पेइंग फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देने के बाद आपके पास जो सरप्लस बन जाता है दैट इज योर रेवेन्यू। ओके, तो ये कंपोनेंट था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में चल रहा है, राइट। वेरेज इसके अलावा हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इंडिया में वो कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट को यूज कर रहे हो फॉर कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए। एंड देन प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट रोल भी इंक्रीज कर रहा है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, गवर्नमेंट हेल्थ दे रही है, एजुकेशन सर्विसेज दे रही है, राइट। वो टैक्सेस भी लगा रही है, वो रेगुलेशंस भी फ्रेम कर रही है ताकि वो हर चीज़ पे रेगुलेशन चेक कर सके। और इंडिया में अगर रिलेवेंस देखते हैं तो इंडिया में एक हाइब्रिड सिस्टम चलता है जहाँ पे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का ही यूज किया जाता है, दैट इज द मिक्स इकोनॉमी। दैट मीन जो जॉन कीन्स ने दिया था, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो दिया था सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो रशियन रेवोल्यूशन में अडॉप्ट किया गया था इन 1917, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था। फिर 1929 में जब कैपिटलिस्ट फेल हो गया, ग्रेट डिप्रेशन आया, तो हमने देखा कि एडम स्मिथ की थियोरी फेल हो गई, मार्केट फेल हो गया, तो सोशलिज्म की तरफ कंट्रीज ज़्यादा जाने लग गई। बट सूनर हमें पता चला कि 1989 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो पता चला कि ओके हम सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल पे भी रिलाई नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स कि दो एक्सट्रीम स्टेप है, जिसके अंदर ऐसा है कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड एक्सट्रीम गवर्नमेंट कंट्रोल। तो हमें एक मध्यम मार्ग निकालने की पड़ी, दैट इज द मिडिल पाथ, जिसके अंदर हमने कहा कि प्राइवेट पार्टी को अपने हिसाब से वर्क करने दो, जैसे ही वो इक्विलिब्रियम के बाहर जाएगा तो गवर्नमेंट वहां पे इंटरवीन करके वापस वो चीज को स्टेबलाइज कर देगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी का, राइट। तो दैट मीन्स कि जो हमारे एलिमेंट्स है लाइक एमएसएमई सेक्टर है, वहां पे कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए हैं, बट साथ ही में हम कह रहे हैं कि हम पब्लिक हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है सोशलिस्ट गोल्स, यानी कि हम कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्स सिनेरियो लेके चल रहे हैं। ओके,
राइट। अब जो कंटेम्प्रेरी टाइम में देख रहे हैं कि एट प्रेजेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो एक्शन हो रहे हैं इंडिया में, वो आ रहा है इन द नेम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पे आरबीआई इन्फ्लेशन को मैनेज करता है वाई इंटरेस्ट रेट इन एवरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो हर 2 महीने में बैठती है। देन आ जाता है फिस्कल पॉलिसी, जहां पे गवर्नमेंट बताता है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना स्पेंड करने की जरूरत है। फिर आ जाता है ट्रेड पॉलिसी, जहां पे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं, स्कीम्स लाइक दिस। एंड फिर आ जाता है कीन्सियन इन्फ्लुएंस। अगर हम देखते हैं कि कीन्स ने किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस किया, तो जो इकोनॉमिक पैकेज था हमारा कोविड-19 में, जिसके अंदर बोला कि डिमांड साइड इकोनॉमिक्स हमें फोकस करनी है, कि इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज करने के लिए आपको लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, राइट। एंड देन एडम स्मिथ ने से भी हम इन्फ्लुएंस हुए और हमने कहा स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया है। दैट मीन्स कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट विथ मिनिमल इंटरफेरेंस, कि वहाँ पे इंटरफेरेंस कम होगा और इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, यानी कि कैपिटलिज्म और ज़्यादा हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम दोनों का ही यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।